गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अभिषेक है। मैं एक एनजीओ से हूँ, टीचर द इंडियन स्टैंडिंग एसोसिएशन। ये सर जो जो लोग आटा कटा के बोलते हैं, मेरे जैसे हकलाते हैं जैसे, तो उनका एक एसोसिएशन है ये। अच्छा जी, तो मतलब उसी का एक ऑनलाइन कोर्स शुरू हुआ है TUPG करके। तो उसमें जैसे मतलब कुछ कोर टास्क मिलते हैं कि हमें अपने हकलाने पे वर्क करने के लिए अलग अलग लोगों के पास जाना है, सिचुएशन में जाना है और हकलाने के ऊपर ही बात करनी है उन लोगों से। ठीक है। तो मैं मतलब कि अपने ऑडियंस को बता दूं कि आप पर क्राइम लाइन के पहले आप एसपी थे यहाँ फरीदाबाद में, और अभी EM फ्लाइंग अफसर है फरीदाबाद हरियाणा में। आपका नाम मिस्टर राजेश सेठी है। जिससे मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि हकलाने से आप क्या समझते हैं? हकलाना क्या होता है? क्या ये एक बीमारी है या बुरी आदत है या एक जो होता है जैसे मतलब? ज़्यादा देखो, मेडिकल टर्म के हिसाब से तो मेरे को नहीं पता इस बारे में, पर जितना मेरे को आइडिया है, एक मेरा नॉन है लड़का, उसने एक चंद्रावल फिल्म आई थी हरियाणा में, 25-30 साल पुरानी बात होगी। तो उसमें एक रूंडा खुंडा करके 2 पात्र थे, उनमें से एक हकला के बोलता था। वो लड़के ने क्या किया, जो वो पढ़ता था शायद 6th 7th या 8th में उस टाइम पे, तो उसने क्या किया, वो रूंडा खुंडा में से वो जो ना एक हकला के बोलता था, वो तो कॉमेडी करता था। उस लड़के ने उस हकला के उसकी नकल करनी शुरू कर दी, ऐसे ही बीच बीच में कभी कभी ऐसे एक्टिंग करता था उसकी करके। और आज वो लड़का लगभग 50 साल का हो गया, वो हकला के ही बोलता है परमानेंट, एकदम दिमाग में घुस गई उसको। तो जब उसने ही मेरे को बताया कि इसके लिए कुछ थेरेपी होती हैं, क्योंकि दिमाग से वो जब वो आता है तो उसका जैसे वो जब दिमाग ज़्यादा यूज़ करता है, रूटीन में वो सही बोलता रहता है, पर जैसे वो दिमाग का थोड़ा सा ज़्यादा प्रयोग करता है तो वो हकलाना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब अंदर से कुछ इस तरह का दिमाग में सेट हो जाता होगा। तो मेरे ख्याल से तो सब कुछ संभव है, अगर प्रैक्टिस की जाए तो ठीक हो जाता है। जी सर, पर अक्सर मूवी में मैंने देखा है या मीडिया में देखा है, पुलिस को मतलब कि स्मार्ट दिखाया जाता है, मतलब और वो काफ़ी अच्छा बोलते भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में भी जो हकलाने वाले लोग होते होंगे इस तरह के, और वो कैसे सर्वाइव करते हैं पब्लिक डीलिंग को लेकर? हाँ, वो वास्तव में ऐसा ही है कि कुछ इस तरह से, जैसे जो पहले जो भर्ती होते हो तो मेडिकल चेकअप होता है वगैरह, तो सही आदमी ही पुलिस डिपार्टमेंट में आता है, जो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो। तो परंतु बाद में कई बार ये तो इस तरह की, जैसे मैंने देखा उस लड़के को होता हुआ, तो ऐसे कई बार बाद में अगर किसी को इस तरह की दिक्कत आ गई है तो थोड़ा सा उसको लोगों से इंटरेक्ट करने में, बातचीत करने में, क्योंकि पुलिस का तो मल्टी डायमेंशनल टास्क है। हमारे को डॉक्टर की भी नॉलेज होनी चाहिए, कानून की भी नॉलेज होनी चाहिए, शूटिंग भी आनी चाहिए, धावक भी होने चाहिए, आपको आग बुझानी भी आनी चाहिए, आपको अगर कोरोना आ गया तो वो उस तरह की भी मैनेजमेंट करनी है। मतलब भूकंप आ गया तो, कहीं बाढ़ आ गई तो, तूफान आ गया तो, कुछ भी हो, पुलिस की नौकरी सबसे है। एग्जाम हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे भीड़ भड़का हो, मेला हो, त्योहार हो, पुलिस को हर जगह रहना ही रहना है। तो उसको थोड़ी दिक्कत आती होगी लोगों को कन्विंस करने में, पर मैनेज हो जाता है कुछ नहीं। यस सर, पुलिस वालों को मैंने देखा है जैसे अक्सर लोगों की जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं या उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, तो उनको देख के वो जैसे अनुमान लगा लेते हैं कि वे झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहा है। तो मतलब कि इस अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो मतलब कि जो मतलब कि आदमी है वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या वो नेचुरल हकलाता है, नेचुरल इस्तेमाल करता है, कैसे मतलब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें? मैं बताता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जी,
क्योंकि पुलिसिंग में रहते रहते जो एक आदमी ट्रैफिक की ड्यूटी कर रहा है उसको वो ट्रैफिक अपना एक्सपर्टाइज हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि ये व्हीकल जो है ये यहाँ इलीगल है या इस व्हीकल में लोड ओवरलोडेड है या ये गलत तरीके से चल रहा है। वो उसका एक्सपीरियंस वो अंधेरे में भी वो समझ जाता है दूर से आती हुई गाड़ी को कि इसमें ये मामला मिलेगा कि इस तरह की घपला मिलेगा। इसी तरीके से जब आप क्राइम ब्रांच में रहते हो तो आपको क्रिमिनल से डील करना है, उसमें आम आदमी से डीलिंग खत्म हो जाती है। तो क्रिमिनल से डील करना तो डील करते करते वो इतना तो डिफ्रेंशिएट इतना फ़र्क अंतर महसूस करने लग जाते हैं कि भाई जो आदमी एक दिक्कत है उसको कोई शारीरिक तब वो उसमें बोलने में उसको समस्या आ रही है या फिर वो रियली वो क्वेश्चनिंग जब पुलिस कर रही है तब वो कुछ इधर उधर बात को घुमाने के लिए या जवाब देते टाइम वो अगला रहा है तो उसका समझ में आ जाता है, फ़र्क पता चल जाता है। पर वो उसके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं होती है, वो तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। पुलिस और पब्लिक मतलब एक दूसरे कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनके बीच जो गैप है, डर है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है? पुलिस मतलब पब्लिक में और जो बोलते हैं इस तरह से उनमें या नहीं, आम लोगों में और पब्लिक का जो गैप है पुलिस के बीच का जो गैप है उसके खास तौर से पुलिस को देख के इन लोगों के हाथ पाँव खुल जाते हैं, हाँ। इस तरह का तो दरअसल क्या है शरीफ आदमी ना शरीफ आदमी से पुलिस से डरने लग गया, डरता ही है हमेशा। और बदमाश है उसको ज़्यादा जो अच्छे लेवल का बदमाश है वो डरता है नहीं पुलिस से। तो पुलिस से तो खैर किसी को भी नहीं डरना चाहिए, कानून से डरें, अपने हम कर्मों से डरें। इसमें पुलिस ने कुछ करना नहीं है। पुलिस ने तो जो आपने वो कहते हैं ना पुलिस वाला अपने बाप का भी नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता कि अगर मान लो किसी के बाप ने अगर कोई अपराध कर दिया तो बाप पे भी सेम चार्जेस लगेंगे, सेम धारा लगेगी, सेम FIR होगी, सेम अरेस्ट होगी। तो पुलिस वाले को और जो पब्लिक का जो गैप है वो तभी होगा जब हम ट्रेनिंग में ये पार्ट शामिल करेंगे। पुलिस की ट्रेनिंग में वैसे है ये ऑलरेडी है भी ये कि आपको पब्लिक से कैसे भाईचारा बढ़ाना है। अभी वैसे देखो समन्वय कमेटी, कम्युनिटी लाइजन ग्रुप और बहुत सारे हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट करवा रही है, तो वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें लोग भी थोड़ा सा आई, मैं कई बार भीड़ भाड़ में कहीं खड़े होता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं माँ किसी बच्चे को पकड़ के लाती है कि सर ये मान नहीं रहा है, इसको डराओ, थोड़ा धमका दो। तो उससे क्या होगा कि हमारी रेपुटेशन बचपन से ही गलत उसके दिमाग में फीड कर दी जाती है। वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसको वो सोचता है तो डराने के लिए ही भर्ती हो रहे हैं खाकी वर्दी वाले। असल में ऐसा नहीं है कि हम किसी को डराने के लिए कुछ नहीं है। तो बच्चों को बचपन से ही उनको उनके सिलेबस में ही अगर पुलिस भी शामिल हो जाए, जैसे मैं अक्सर स्कूल्स में जाता हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट करके आता हूँ प्रेयर के दौरान, तो उनके दिमाग से निकलता है कि तो तुम्हारी हेल्प के लिए है। और तुम बच्चों में डर की बजाय कॉन्फिडेंस आना चाहिए पुलिस वाले को देख के, या बड़े में भी कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए कि वर्दी वाला दिख गया तो अब मैं सुरक्षित हूँ बस। तो उसमें थोड़ा सा एक कदम हम बढ़ाएं, पुलिस बढ़ाए, और एक कदम समाज में से लोग आए हैं सेट हो गए। मेरे साथ राम निवासी भी, राम निवासी पुलिस की आवाज़ की संस्था के साथ काम करते हैं। आप मतलब 4-5 साल पहले SSF के साथ भी जुड़े हुए थे, सेकंड से। तो सर कि आप जैसे पुलिस और लोगों के बीच का जो गैप है तो उसको कम करने के लिए या एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कैसे काम कर रहे हैं सर? नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि राम निवास जी जो हैं वो हमारे बीच में हैं आज। ये पुलिस की आवाज़ से हैं और ये नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, और वास्तव में ये लोग पुलिस को मोटिवेट करते हैं, पुलिस वालों से इंटरेक्ट करते हैं, दुख सुख में उनके साथ खड़े रहते हैं हमेशा। तो अच्छी बात है, क्योंकि पुलिस एक ऐसा प्राणी है जिसके पीछे हम लोगों ने, सोसाइटी ने उसको एक अलग समझ दिया कि ये तो हमारे समाज से बाहर का आदमी है। तो ऐसा इसी कारण से अब ये लोग जो है राम निवास जी और ये उसको मुख्य धारा में जोड़ के रखते हैं ताकि पुलिस वालों को लोग ये ना समझें कि ये हमारे से कुछ अलग कैटेगरी के प्राणी। यस सर, यस। अरे एक आपका काफ़ी प्यारा सा कोट है, जैसे कमाई कोई परिभाषा तय नहीं होगी, धन, तजुर्बा, रिश्ते, सम्मान और सबक सब कमाई के रूप में। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, मैं
ये बताता हूँ कि हम क्या कहते हैं, जैसे ईमानदारी समझते हैं ना, कि ईमानदारी सिर्फ पैसा ना लेना ईमानदारी है, या सिर्फ पैसा लेना ही भ्रष्टाचार है। ये वर्ड से ही समझो आप। भ्रष्ट आचार का मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण। अगर आपका आचरण भ्रष्ट है, अगर मेरे को कोई एक गरीब या कोई विक्टिम या कोई आदमी आता है मेरे पास कोई समस्या लेकर, मैं उसकी सुनाई नहीं करता, जबकि इसके बदले मेरे को तनख्वाह मिल रही है, और मैं इसी काम के लिए पुलिस ने, सरकार ने बिठा रखा है यहाँ पे, और मैं सुनता नहीं, तो वो भी एक भ्रष्टाचार है। सिर्फ पैसे ही लेना भ्रष्टाचार नहीं है। अगर जो काम करने का है मैं नहीं कर रहा, या जो नहीं करने का मैं कर रहा हूँ, तो वो भी तो भ्रष्टाचार है। तो जो कमाई भी मैं यही कहता हूँ कि कमाई आप सिर्फ पैसे से ही कमाई जोड़ी जाती है। आप समाज में आपको हैसियत ये, वो मैं कल ही कहीं चला गया किसी फंक्शन में, तो वहाँ पे मैं जूतियाँ पहन ली, जैसे राजस्थानी जूतियाँ होती हैं ना, तो वो कह रहे थे आप ये जूतियाँ पहन के आगे, मतलब मजाक कर रहे थे कि अगर कोई नए ट्रेंड चला दिया आपने, जूती पहन ली। तो मैंने कहा यार, अगर आप कुछ हो, किसी पोजीशन पे हो ना, तो आप जो पहन लोगे वही फैशन है, वही उसको लोग देखेंगे अच्छा है भाई। और आप कुछ नहीं हो तो आप फिर कुछ भी पहन लो चाहे, अगर आपके समाज में करैक्टर सही नहीं है, आचरण सही नहीं है, तो आप जब 50 लाख का सूट पहन के चले जाओ तो भी लोग परवाह नहीं करेंगे। तो मैं तो मेरे पुलिस वालों को भी कहता हूँ कि अगर किसी 5000 आदमियों की भीड़ में अगर वो 5000 आदमी 10-10 लाख रुपए के सूट पहन के खड़े हो, और आप अपनी 1500 रुपये की वर्दी पहन के चले गए, लोग आपको देखेंगे ना कि उनके सूट को देखेंगे। तो कमाई वही है कि आप दुआएं कमाओ जो परमानेंट रहेंगी, वो आपके बच्चों के, आपके परिवार के काम आएंगी। मैं तो पुलिस को भी कहता हूँ कि आप कोई भी आदमी जब पीड़ित आपके पास आता है ना, आप उसको आश्वासन दो, तसल्ली दो, भरोसा दो, विश्वास दो उसके अंदर, क्योंकि चाहे छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है तो आदमी डिप्रेशन में हो जाता है, उस टाइम पे सोचता है क्या करूँ, तो वो उसको जो चीज़ चाहिए वो तो दो, कम से कम कर सकते हैं। कमाई भी हो सकती है वो चीज़ों की। आपको दुआएं जो कमाओगे, भलाई कमाओगे, आप रिलेशन अच्छे अच्छे कमाओगे। कोरोना काल में लोग 50-50 करोड़ रुपए लेके घूम रहे थे, कहीं बेड नहीं मिला किसी को, तो जो रिलेशन थे उन्होंने अपना जान बचवा लिया, अपने परिचितों की। रिलेशन भी तो कमाना होता है। और आप लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है, हर कोई मतलब कि आपसे जुड़ना चाहता है, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट से लोग मिलने में या इंटरेक्ट करने में अक्सर डरते हैं। मतलब आप ऐसे कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं? देखो जी, कोई अट्रैक्ट करने का कोई विधि नहीं है, सिर्फ ये है एक शब्द है ना, संवेदना। संवेदना तो संवेदी हो जाओ। संवेदनशील। सम का मतलब होता है बराबर, और वेदना का मतलब दर्द। अगर मेरे पास कोई आया और वो कहे कि मेरी साइकिल चोरी हो गई, तो मैं समझूँ कि इसके लिए तो साइकिल ही मर्सिडीज है ना, या एक रिक्शा वाला आया जी मेरी रिक्शा तोड़ दी किसी ने, तो मैं ये समझ लूँ कि उसका तो वही एरोप्लेन है, उसका वो उसका रिक्शा वो तोड़ दिया किसी ने, तो वो समझ लो उसका वो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है वो, क्योंकि ना उसकी इंश्योरेंस होती है ना कुछ होता। तो ऐसे में फिर हमें वो मैं प्रयास करता हूँ कि मैं ऐसी दुख समझूँ कि ईश्वर ने, मैं भी क्या करता हूँ, भगवान ने इस तरह की सोच बना दी कि मैं ये समझूँ कि ये जो जिसकी लड़की आज घर 5 बजे आनी चाहिए थी वो 6 बजे तक नहीं आई, तो मेरी लड़की ना घर में आती तो मैं कैसे परेशान होता। तो वो फिर मैं क्या उम्मीद करता सामने वाला पुलिस वाला या जो भी है मेरी क्या मदद करता। बस वही मदद करने का प्रयास करता हूँ, वो तो नहीं बनता हर बार, बस ऐसे ही है। और जैसे लिफ्ट, हम जब भी सरकारी गाड़ी में या प्राइवेट गाड़ी में जाते हैं तो आजकल ये सिखाया जाता है, मैं भी करता हूँ कि बिना वेरीफाई किए अनजान आदमी को लिफ्ट ना दोगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कल ही मैं रास्ते में जा रहा था तो एक भाई खड़ा हुआ था रात को 11 बजे, और एक गाड़ी आई, उसमें 4 लड़के पहले से बैठे हुए थे, और वो उसके बाद रुकने की कोशिश कर रहा था। मैं अपनी गाड़ी में था, मैंने उसके बीच में अपनी गाड़ी लगाई। तो मैंने उससे पूछा भाई तू इनको जानता है? कह रहा नहीं, वो भी रुक गए थे तब तक। मैंने उनसे पूछा हाँ भाई, तो बोले कि हम तो रास्ता पूछने के लिए रुक गए। पर ऐसे में 4 आदमी पहले से बैठे हुए हैं और वो आपको लिफ्ट ऑफर कर रहे हैं, तो आप बैठोगे तो खतरनाक हो सकता है। तो फिर वो लड़का जो था वो कहता मैं बैठता भी नहीं जी, अगर ये बैठते तो भी मैं नहीं बैठता, उसको पता था इस चीज़ का। मैंने उसको जिधर वो जा रहा था मेरे को भी उधर ही जाना था, मैं कहा यार बैठ जा, मैं छोड़ दूँ, तो उसको मैंने छोड़ दिया। तो उससे क्या हो गया, अब वो पक्का रिलेशन बन गया ना एक आदमी के साथ। और रात को 11 बजे एक पुलिस का अफसर उसको उठा के लेके जा रहा है, उसको 20 किलोमीटर दूर छोड़ रहा है ले जाके। तो उसमें थोड़ा सा मेरे को एक चक्कर भी लगाना पड़ा, मैं जहाँ मैं जा रहा था उसकी वजह उसका रूट अलग था। तो मैं कहा रात को तू भटकेगा फिर खड़ा रह गया यहाँ, तो मैं तो 2 किलोमीटर का रूट लेकर लगाऊँ। तो ऐसे फिर रिलेशन बन जाते हैं। काफ़ी ऐसे जो हकलाने वाले स्टूडेंट है, खासतौर से स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
और उनको लगता है कहीं ना कहीं जैसे मतलब कि इंटरव्यू में हमारे अकलाने में कहीं मतलब कि इलेक्शन ना हो जैसे तो मतलब कि और जबकि हकलाने पे वो काम कर रहे हैं लेकिन उसका अभी कोई क्योर नहीं है, तो मतलब इस केस में क्या कर सकते हैं? देखो अब तो सरकार ने इसमें दिव्यांगता की उसमें भी आते हैं, देते हैं डॉक्टर इसमें नहीं, परंतु दिव्यांग डिसेबिलिटी में नहीं है। देखो डिसेबल्ड जो लोग हैं जो दिव्यांग हैं उनके लिए तो सरकार ने बकायदा कोटा फिक्स है उनके लिए, यूपीएससी में भी फिक्स है, चाहे आईएएस भी आ जाते हैं, है ना। अभी पीछे एक चर्चा थी ब्लाइंड एक कोई लड़की थी या लड़का था वो आईएएस सेलेक्ट हुए हैं, तो वो आपकी अब तो पावर आपकी मसल पावर नहीं है, तो ब्रेन ही पावर है आपकी, आपका दिमाग आपकी पावर है। तो ऐसे में फिर वो मेरे को तो लगता नहीं है कि अगर वो इंटेलिजेंट और योग्य है और सिर्फ इस बात पर उसको यूपीएससी से या किसी भी स्टेट पीसीएस से उसको रख दिया जाए, तो मेरे विचार से ऐसा नहीं होता होगा, नहीं होना चाहिए। बाकी तो पॉलिसी मैटर है, सरकार की तरफ से जो भी पॉलिसी है उस पर वो काम करेंगे। और जैसे लटीसा में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आर्मी में हैं या अदर डिपार्टमेंट में हैं, उनको हकलाने की वजह से उनका प्रमोशन नहीं हो पाता लेकिन उनके कलीग का हो जाते हैं, तो इस केस में वो अपने आप को कैसे मैनेज करें, कैसे समझाएं, अपने आप को कैसे समझाएं? देखो हम हिंदुस्तान में ना जी अध्यात्म पे बहुत विश्वास करते हैं, इतने सारे गुरु हैं, हर गली में एक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, कोई ना कोई धार्मिक स्थान है, तो भगवान पे तो मैं तो हमेशा ये मान के चलता हूँ कि ईश्वर इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं है ना। तो जो भगवान को मानते हैं, जो विश्वास करते हैं, वो ये समझें किसको मन समझाने के लिए कि वो डिप्रेशन में चले जाएं, टेंशन में ले लें, कुछ और कोई दिक्कत हो उनको, उसकी बजाय ये समझना चाहिए कि जो ईश्वर ने मेरे लिए निर्धारित कर रखा है वो मेरे को मिलना ही है, प्रमोशन मिलनी है और ट्रांसफ़र मिलनी है, जो भी कुछ होना है, तो उसको ईश्वर की मर्ज़ी समझ के स्वीकार करें, टेंशन में ना जाएं। हमारा और कंपैरिजन करें तो हमारे से पीछे बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे कुछ नहीं मिलता, रोजगार नहीं है, खाने के लिए दाने नहीं है, कपड़े नहीं है, तो धन्यवाद ही रहे ईश्वर को, जो मिल रहा पर्याप्त है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। यस, ये एक टैगलाइन है ये, तो जो प्राप्त है पर्याप्त है। यस सर। मतलब कि इस वीडियो में मतलब कि हकलाने वाले ग्रुप में शेयर करूँगा तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो इसको देखेंगे, तो आप मतलब कि हकलाने वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो उनको सबको मोटिवेट होना चाहिए, रहना चाहिए, और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा, एक ये पता नहीं चुटकुला है या सच्ची घटना है, एक किसी ने मेरे को सिखाया है ये कि एक कोई हकलाने वाला आदमी जो है ना वो चला गया तांगे वाले के पास, तो उसने उससे पूछा भाई बेचारा हो गया, उसको तो दिक्कत थी, वो स्टेशन चलेगा, और उसको पता नहीं था कि तांगे वाला भी उसका भाई है, तो तांगे वाला भाई दावे उसको वो जो जवाब देता है तो वो बोलता कि भाई टाइम नहीं है, और उसने सोचा जानबूझ के तेरे मजे ले रहा है, उसे उसका मारा थप्पड़, उनकी लड़ाई हो गई आपस में, तो पब्लिक ने पकड़ लिया, पकड़ के सामने पुलिस चौकी थी, वो सामने पुलिस चौकी में ले गए, थानेदार साहब बैठे हुए कुर्सी पे और उनको लेके आ रहे हैं, सब पकड़ के दिए, झगड़ रहे थे, तो थानेदार साहब बोले क्या क्या बात होगी, तो वो बोले जी यही बात हो रही है, इसी बात पर तो लटवा है। तो ये अब पुलिस की नौकरी में ऐसी सिचुएशन, अब ये पता नहीं सच्ची है ये घटना, को एक भाई सुना रहा था मेरे को, तो हो सकता है सच भी हो सकता है बनाई हो, पर मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि खुश रहें, हम संतुष्ट रहें, और अपने आप कुछ नहीं कर सकते ना, मैं बताता हूँ एक तरीका शांत होने का। जैसे मैंने अभी पिछले 1 फरवरी से खाना छोड़ दिया, लगभग 2 महीने 10 दिन हो गए मैं अन्न नहीं खाता हूँ, मैं मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ दिए मैंने, मैं बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करता हूँ। अभी ये बर्फियाँ आप खा रहे थे सारे, मैंने देखा वो बादाम का टुकड़ा तो खाया, मैंने बर्फी नहीं खाई, क्योंकि मैं 2.5 महीने से मैंने खाया ही नहीं है बिल्कुल। मैं सिर्फ अब गाजर मूली मतलब रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले लेता हूँ, या स्प्राउट्स लेता हूँ एक टाइम पे, और बाकी सब मैं रॉ लेता हूँ, तो उससे क्या होगा मेरे शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, और जो थोड़े बहुत विकार थे ना वो भी खत्म हो गए। और दूसरा, आप जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सांस। सांस अगर एक नहीं आई तो खत्म काम है ना, 1 मिनट का ही खेल है, खाना पीना पैसा धेला इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं, मरेंगे नहीं कुछ भी हम,
परंतु आप किसी से पूछो ना कि जी 50 साल की उम्र होगी, आपकी कभी सांस पे ध्यान आया? तो बोले जी नहीं आया। तो वो सांस पे ध्यान आता ही नहीं। तो जो ध्यान मेडिटेशन जो करते हैं ना, बैठ के इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, वो आप कितनी देर कर लोगे, आधा घंटा घंटा। तो जब जब दिन में याद आ जाए तो सांस पे ध्यान। आपने देखा होगा मेरे बीच बीच में हर आधे घंटे में अलार्म बोलता है फ़ोन का। तो ये मैंने हर आधे घंटे का अलार्म जो है ना, वो मैंने इसलिए सेट किया हुआ है कि अभी देखना 1:30 बजे फिर बोलेगा ये। तो वो इसलिए सेट किया हुआ है कि मेरे को याद दिलाता रहे कि सांस पे ध्यान आ जाएगी आप। तो फिर मैं उस समय गहरी सांस, नेवल ब्रीदिंग जो है डीप ब्रीथ करता हूँ 1-2, तो उससे मन शांत रह जाता है। तो उसको आपको किसी भी बीमारी में भी फ़ायदेमंद है। मेंटल डिसऑर्डर है, आप डिस्टर्ब हो, टेंशन में हो, गहरी सांस ले लो, ठीक हो जाता है। तो मैं सबसे कहूँगा कि संतुष्ट अगर आप हो और आपको उम्मीद नहीं है किसी से आसपास, तो आप खुश रहोगे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप आए, आपने समय दिया। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया और काफ़ी अच्छे से 38 का आंसर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 21 मिनट के बाद